नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इसके अलावा स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है ये फरवरी के सेकेंड वीक में कराना सुनिश्चित किया गया है। इतने कम समय में सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सीरीज के साथ जुड़िए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकें मेरे साथ। आज की जो प्रैक्टिस क्लास है ये भारतीय राज्य व्यवस्था की तीसरी प्रैक्टिस क्लास होगी। आज की इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र से बनने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की दृष्टि से और आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सवाल है, संविधान के अनुसार नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। पहला, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, और तीसरा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके। ऑप्शन है केवल पहला, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद के द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है और उसमें ये तीनों प्रक्रियाएं दी गई हैं। अर्थात संसद के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, संसद के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, संसद के द्वारा उसके नाम में परिवर्तन करके, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करके, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़कर या एक राज्य को विभक्त करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 1। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संघ का निर्माण किस तरीके से होगा, राज्य का निर्माण किस तरीके से होगा, इसमें किस प्रकार के क्षेत्र होंगे, उसमें परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है। इन तमाम प्रावधानों के बारे में जो चर्चा की गई है वो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उसके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन है संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा संबंधित राज्य के विधानमंडलों की सहमति से तथा संघीय सरकार के कार्यपालिका के आदेश द्वारा। इसका सही आंसर होगा संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत के द्वारा। अर्थात संसद को राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात 368 इस पर लागू नहीं होता है। तो सही आंसर होगा संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। अगला सवाल है कि भारतीय संघ में नए राज्य का गठन कौन कर सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल और राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा संसद। संसद के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा संसद। अगला सवाल है, भारत के राज्य की सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 130 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अनुच्छेद 70 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार और अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकृत करता है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है,
संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है तथा उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। इस तमाम व्यवस्थाएं जो हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 2 प्रमुख शर्तें सम्मिलित की गई हैं। इसकी पहली शर्त है कि अगर अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी तरीके का अध्यादेश अगर संसद में लाया जाता है तो उसकी पूर्व मंजूरी राष्ट्रपति से लेना अनिवार्य होगा, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही इस तरीके का कोई विधेयक संसद में लाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप अलग से नोट कर लेंगे। अगला सवाल है, बांचू रिपोर्ट के आधार पर भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, आंध्र प्रदेश 1956 और गुजरात 1956। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश 1953। आंध्र प्रदेश 1953 में भारत का यह पहला राज्य बनता है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था और ये इसका गठन बांचू रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश 1953। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1954, 10 दिसंबर 1955 और 22 दिसंबर 1952। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956। अगला सवाल है, 1950 के दशक में भाषाई राज्य की प्रबल मांग के आधार पर किन राज्यों का गठन हुआ? ऑप्शन है पंजाब आंध्र प्रदेश कर्नाटक, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और गुजरात कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। 1950 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग बहुत तेज हो गई थी। 1950 के दशक में भाषा के आधार पर नए राज्यों को बनाने की मांग बहुत तेज हो गई थी, जिसमें सबसे प्रबल मांग जो हुई थी ये कांग्रेसी नेता पोटी श्री रामल्लू के द्वारा मद्रास राज्य में किया गया था, जो कि तेलुगु, इनकी मांग थी कि तेलुगु भाषियों को अलग करके एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया जाए। इस मांग को लेकर के ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 56 दिन बाद। आमरण अनशन पर बैठने के 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद से भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की मांग भारत में बहुत तेज हो जाती है और इस आधार पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पहले राज्य बनते हैं, जिसमें पहले आंध्र प्रदेश और फिर बाद में महाराष्ट्र, ये 2 राज्य बनते हैं जो भाषा के आधार पर 1950 के दशक में इनका गठन हो गया था। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित होने वाले भारत के पहले राज्य आंध्र प्रदेश को बनाने की घोषणा पंडित नेहरू के द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन है 16 दिसंबर 1952, 19 दिसंबर 1952, 1 अक्टूबर 1953, 1 नवंबर 1956। इसका सही आंसर होगा 19 दिसंबर 1952। 16 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये आंदोलन बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से गंटूर में एक जनसभा के तहत पंडित नेहरू के द्वारा 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर एक नए राज्य बनाने की घोषणा की गई, जिसका गठन आगे चल करके 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। तो सही आंसर होगा 19 दिसंबर 1952 में इसकी घोषणा की जाती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। इसका सही आंसर होगा 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटता है। पहला स्वायत्त राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा अधिगृहित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 16 दिसंबर 1952, 19 दिसंबर 1952, 1 अक्टूबर 1953 और 1 नवंबर 1956। इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बनता है जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर 1953। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा नए राज्यों का गठन कर सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 2। भारत में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन करने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 2 के द्वारा मिलता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह भारतीय संघ के किसी राज्य की सीमा को
बढ़ा या घटा सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3। अर्थात संसद अपने देश के सीमा के भीतर अगर किसी तरीके का कोई परिवर्तन करना चाहती है तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा, और अगर सीमाओं में परिवर्तन, जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से लगी है, अर्थात बाह्य सीमाओं में परिवर्तन अगर वो करती है तो ये अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। अगला सवाल है 1947 में भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल कितनी देशी रियासतें थीं? ऑप्शन है 549, 552, 556 और 665। इसका सही आंसर होगा 552। 1947 में भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल 552 रियासतें थीं, जिसमें से 3 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, जिसे बाद में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत ने 1947 में भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था? ऑप्शन है मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला और जूनागढ़। इसका सही आंसर होगा जूनागढ़। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से शुरुआती दौर में मना कर दिया था। बाद में इन तीनों को अलग अलग प्रक्रियाओं से भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला सवाल है किस प्रक्रिया के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया? ऑप्शन है पुलिस कार्रवाई द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा, विलय पत्र द्वारा और स्वेच्छा द्वारा। इसका सही आंसर होगा पुलिस कार्यवाही द्वारा। एक पुलिस कार्रवाई की जाती है हैदराबाद को भारतीय संघ मिलाने के लिए, जिसे ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा, या पर ऑप्शन हो सकता था ऑपरेशन कैटरपिलर या फिर ऑपरेशन पोलो। अगला सवाल है कि 1950 में भारतीय संघ में कितने प्रकार के राज्य तथा कुल कितने राज्य थे? ऑप्शन है 4 भाग 29 राज्य, 2 भाग 29 राज्य, 3 भाग 29 राज्य और 2 भाग 13 राज्य। इसका सही आंसर होगा 4 भाग 29 राज्य। 1950 जो भारतीय संघ बनाए गए थे उसको 4 वर्गों में बांटा गया था, और जिसमें 29 राज्य आते थे। इसका सही आंसर होगा 4 भाग 29 राज्य। अगला सवाल है किस प्रक्रिया के तहत कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया? ऑप्शन है पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र और स्वेच्छा द्वारा। इसका सही आंसर होगा विलय पत्र के द्वारा। एक विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। अगला सवाल है किस प्रक्रिया के तहत जूनागढ़ को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया? ऑप्शन है पुलिस कार्रवाई, जनमत संग्रह, विलय पत्र और स्वेच्छा द्वारा। इसका सही आंसर होगा जनमत संग्रह के द्वारा। जूनागढ़ को भारतीय संघ का हिस्सा एक जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया था। लोगों से वोटिंग कराई गई थी और उसी के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। अगला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय संघ में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 में? ऑप्शन है 29 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 13 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर होगा 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते थे। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अलावा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन द्वीपी द्वीप समूह, इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य थे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अगला सवाल है कि प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एस.के. धर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही आंसर होगा एस.के. धर। एस.के. धर की अध्यक्षता में प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्य यह था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 29 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 13 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर होगा 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1948 में गठित भाषाई प्रांत समिति में शामिल नहीं थे? ऑप्शन है एस.के. धर,
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही आंसर होगा एस के धर। एस के धर जो थे ये भाषाई 1948 में जो भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया था, जिसे जेवीपी समिति कहा जाता है, उसमें शामिल नहीं थे। जेवीपी समिति में जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन 3 लोगों को मिलाकर के एक समिति बनाई गई थी जिसे भाषाई प्रांत समिति कहा जाता था, जिसे जेवीपी समिति कहा गया है। इस समिति का कार्य भी यही था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा एस के धर, जो कि इसके सदस्य में शामिल नहीं थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल नहीं था? ऑप्शन है फजल अली, जवाहरलाल नेहरू और के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जेवीपी समिति में रहे थे, लेकिन दिसंबर 1953 में भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इसमें फजल अली इसके अध्यक्ष हुए और इसके 2 अन्य मेंबर थे, जिसमें के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू हुआ करते थे। और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसमें नहीं थे। अगला सवाल है कि दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है फजल अली, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। अभी मैंने बताया था कि फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल है कि दिसंबर 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धर आयोग, जेवीपी समिति, भाषाई प्रांत आयोग और फजल अली आयोग। इसका सही आंसर होगा फजल अली आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में ही इसका गठन हुआ था, यही कारण है कि इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा फजल अली आयोग। अगला सवाल है भारत में राज्यों के बनने के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा है नागालैंड। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 2 1, 2 3 4 1। इसका सही आंसर होगा 2 1 4 3। 2 अर्थात आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में, 1953 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। उसके बाद तीसरे नंबर पर नागालैंड का गठन हुआ था। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, 1963 में। और उसके बाद लास्ट में सिक्किम का गठन होता है 1975 में। तो सही आंसर होगा 2 1 4 3। अगला सवाल है भारत में राज्यों के बनने का सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कश्मीर, हरियाणा, सिक्किम और मणिपुर। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 2 1 और 2 4 3 1। इसका सही आंसर होगा 2 4 3 1। अर्थात जो राज्य दिए गए हैं इन राज्यों के हिसाब से सबसे पहले हरियाणा का क्रम आएगा 1966 में। उसके बाद मणिपुर का गठन होगा 1972 में। इसके बाद तीसरे नंबर पर सिक्किम आएगा, इसका गठन होता है 1975 में। और उसके बाद आएगा कश्मीर, जिसका गठन होता है 2019 में। तो सही क्रम बनेगा 2 4 3 1। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन है 1966, 1971, 1974 और 1975। इसका सही आंसर होगा 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस तरीके से यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। तो सही आंसर होगा 1971। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 22वां संविधान संशोधन 1969 और 35वां संविधान संशोधन 1975। दादर नागर हवेली भारत के आज़ाद होने के बाद यह उसके बाद भी पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। 1954 में इसके स्वतंत्र होने के बाद जब यहाँ से पुर्तगाली साम्राज्य का अंत हुआ,
उसके बाद से यह भारत की सरकार के नियंत्रण में ही रहा। लेकिन 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में इसे पूर्णतः भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो सही आंसर होगा 10वां संविधान संशोधन 1961। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन एवं दीव को भारतीय संघ के अंतर्गत एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 22वां संविधान संशोधन 1969 और 35वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 12वां संविधान संशोधन 1962। गोवा, दमन और दीव ये भारत की आज़ादी के बाद भी फ्रांस के नियंत्रण में रहा और इसे 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो सही आंसर होगा 12वां संविधान संशोधन 1962। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया था? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 22वां संविधान संशोधन 1969 और 35वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 22वां संविधान संशोधन 1969। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया तथा इससे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 34वां संविधान संशोधन 1974 और 35वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 34वां संविधान संशोधन। 34वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके पहले यह भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था और यहाँ पर चोग्याल शासन हुआ करता था और 34वें संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 22वां संविधान संशोधन 1969 और 35वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1975। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम जो कि पहले संबद्ध राज्य हुआ करता था भारत का, इसे भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम के प्रशासन से संबंधित 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 10वीं अनुसूची को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसे भारतीय संविधान में जो पहली बार जोड़ा गया था वो सिक्किम के प्रशासन को लेकर के था। तो ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 35वां संविधान संशोधन 1974 और 34वां संविधान संशोधन 1974 और 35वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 34वां संविधान संशोधन 1974। 34वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जब सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था तो सिक्किम पर प्रशासन करने की दृष्टि से इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई थी, एक अनुच्छेद 2 का और एक 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जिसे 34वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जोड़ा गया था, यह सिक्किम के प्रशासन से संबंधित था। वर्तमान में जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित कानून को 10वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि पहले जो जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची ये सिक्किम के प्रशासन से संबंधित था। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम के प्रशासन से संबंधित 10वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 2 क को हटा दिया गया था? ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 34वां संविधान संशोधन 1974 और 35वां संविधान संशोधन 1975। इसका सही आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1975। 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो इसे अलग से प्रशासन की आवश्यकता नहीं रही और यही कारण था कि 10वीं अनुसूची और 2 क को हटा दिया गया और इस पर भी वो सभी नियम लागू हुए जो कि भारत के अन्य राज्यों पर भी लागू थे। अगला सवाल है जम्मू कश्मीर को विभक्त कर कब कश्मीर तथा लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2020, 5 सितंबर 2019 और 31 जनवरी 2020। इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य
को विभक्त कर दिया गया और दो अलग अलग, कश्मीर और लद्दाख, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगला सवाल है कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को जोड़कर दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2020, 5 सितंबर 2019 और 31 जनवरी 2020। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था तथा दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका नाम है दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। इस समय इसकी राजधानी दमन है। तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 2020। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 2 जून 2014, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। इसका सही आंसर होगा 2 जून 2014। अगला सवाल है मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 2 जून 2014, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 2000। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2 जून 2014, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। इसका सही आंसर होगा 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को काट करके एक अलग राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा 9 नवंबर 2000। अगला सवाल है कि बिहार से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 2 जून 2014, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से इसके पश्चिमी क्षेत्र को काट करके एक अलग राज्य बनाया गया था जिसे झारखंड बोला गया। तो झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000। सही आंसर होगा 15 नवंबर 2000। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान कौन सा अधिकार एवं विशेषाधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं करता है? ऑप्शन है विधि की समानता अनुच्छेद 14, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर होगा अवसर की समानता अनुच्छेद 16। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता जो कि 14 में दिया गया है, ये विदेशियों को प्राप्त है। अपराध के लिए दोष सिद्धि से संबंध संरक्षण अनुच्छेद 20, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो उनकी अनुच्छेद 21 में दिया गया, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा अवसर की समानता जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 51 से 51A। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। 12 से 35 में मौलिक अधिकार आता है। इसके अलावा 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और 51 से 51A जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, संसद, दोनों और इनमें से कोई नहीं। नागरिकता से संबंधित जो कानून होते हैं इसे संसद के द्वारा निर्मित किया जाता है, अर्थात नागरिकता संघ सूची का विषय है। तो सही आंसर होगा संसद। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 9। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान के लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान को लेकर के एक प्रमुख अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता या किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा होगा, वो भारत का नागरिक होगा। यह अनुच्छेद 5 में कहा गया। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5। अगला सवाल है किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रमंडल की नागरिकता को निरस्त कर दिया गया? ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसका सही आंसर होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रमंडल की नागरिकता को निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रमंडल से तात्पर्य है कि ब्रिटिश उपनिवेश के जो देश थे उन देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है और उसकी नागरिकता का जो अधिकार था यह नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो सही आंसर होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला सवाल है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? ऑप्शन है जन्म से, वंश के आधार पर, भारतीय बैंक में धन जमा कर और पंजीकरण द्वारा। इसका सही आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा कर। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके दिए गए हैं, जिसमें जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण शामिल है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा कर। ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था से आएंगे वो लगभग सामान्यतः होंगे, अर्थात बेसिक से ज़्यादा सवाल उठाने की संभावना होगी। इसलिए ये सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों के सही जवाब मैंने यहाँ पर दे दिए हैं और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।